कभी सोच कर देखिए, एक सुबह किसी की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि जिस देश को वो अपना घर मानता है उसे छोड़ने के लिए सिर्फ 90 दिन है। 1972 में युगांडा के एशियाई लोगों के साथ असल में ठीक यही हुआ था। ये एक ऐसा फरमान था जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां पलट दी और एक अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संकट को जन्म दे दिया। तो आइए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत हम करेंगे युगांडा से, जहां से ये सब शुरू हुआ, और फिर देखेंगे कि कैसे इस एक फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 4 अगस्त 1972, ये वो तारीख थी जिसने हजारों लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। राष्ट्रपति ईदी अमीन एक ऐसा फरमान जारी करते हैं जिसने एक पूरे समुदाय के सिर पर एक बहुत ही छोटी डेडलाइन टांग दी। सिर्फ 90 दिन। सोच कर देखिए, किसी को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, अपना घर, अपना बिजनेस, सब कुछ पीछे छोड़कर जाने के लिए सिर्फ 90 दिन दिए जाएं। ये उस समय के एशियाई समुदाय के लिए एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आमीन ने इसके पीछे वजह क्या बताई? उनका तर्क बड़ा ही अजीब और क्रूर था। उन्होंने पब्लिकली कहा कि भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो इन एशियाई लोगों को देश से निकाल दें, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग युगांडा की अर्थव्यवस्था को चूस रहे थे। इसी एक सपने के नाम पर उन्होंने लगभग 80,000 लोगों को देश से निकालने का हुक्म सुना दिया। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक फैसला नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे समुदाय से उनका सब कुछ छीनने की एक सोची समझी कार्रवाई थी। उनके बिजनेस, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बैंक अकाउंट्स सब जब्त कर लिए गए और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत थी तो सिर्फ 55 पाउंड के साथ, जो उस समय करीब $130 बनते थे। इसका नतीजा, रातों रात हजारों लोग स्टेटलेस हो गए, मतलब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। तो जब युगांडा से लोगों को निकाला जा रहा था तो इसका असर आस पड़ोस के देशों पर भी पड़ना ही था। चलिए अब देखते हैं कि युगांडा के पड़ोसी देशों, खासकर केन्या और तंजानिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। केन्या का रिएक्शन तो बहुत ही तुरंत और सख्त था। वहां के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल आराप मोई ने साफ साफ कह दिया कि केन्या शरणार्थियों के लिए कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। मतलब उन्होंने सीधे सीधे अपनी सीमाएं सील कर दी। उन्हें डर था कि ये जो एशियाई समस्या है वो उनके देश में भी आ जाएगी। और देखिए, इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे उनका अपना घरेलू राजनीतिक डर था। केन्या और तंजानिया दोनों ही उस समय अपनी अफ्रीकीकरण यानी अफ्रीकनाइजेशन की पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इन शरणार्थियों को अपने देश में आने दिया तो उनके अपने लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ सकती है। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी सीमाएं बंद कर दी और इन बेघर हुए एशियाई लोगों के पास आसपास भागने की भी कोई जगह नहीं बची। तो जब आसपास के दरवाजे बंद हो गए तो सबकी नजरें गईं ब्रिटेन पर, वो पूर्व औपनिवेशिक शक्ति जो अब खुद को कानूनी और नैतिक तौर पर इन हजारों लोगों के लिए जिम्मेदार पा रही थी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, करीब 28,000 लोग। ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटेन को पूर्व औपनिवेशिक ताकत होने के नाते कानूनी तौर पर स्वीकार करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे जो उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने का हक देते थे। अब इतने सारे लोगों को अचानक से बसाना यूके के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती थी, खासकर उस दौर में जब देश में बेरोजगारी वैसे ही काफी ज्यादा थी। इस काम के लिए युगांडा रीसेटलमेंट बोर्ड बनाया गया और आने वाले शरणार्थियों को अक्सर पुराने मिलिट्री बेस पर बने टेम्पररी कैंप्स में ठहराया गया। खैर, उन्हें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही थी। तो जैसे जैसे हालात और बिगड़ते गए, ये मामला सिर्फ युगांडा या ब्रिटेन का नहीं रहा, अब इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। अमीन के फरमान ने एक बहुत बड़ी कानूनी समस्या खड़ी कर दी थी और वो थी स्टेटलेसनेस यानी राज्यहीनता। मतलब एक ऐसी हालत जिसमें कोई इंसान किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाता। बहुत से लोगों की युगांडा की नागरिकता तो छीन ली गई थी और उनके पास कोई और नागरिकता थी नहीं, और यहीं पर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा। तो जिन लोगों के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं था, उनकी मदद के लिए यूएन आगे आया। संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली और स्पेन जैसे देशों में इमरजेंसी ट्रांजिट कैंप्स लगाए ताकि इन सबसे कमजोर लोगों को कम से कम एक अस्थायी ठिकाना और सुरक्षा मिल सके। और इसी बीच ईदी अमीन ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया। उन्होंने यूएन को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने यहूदियों के साथ हिटलर के बर्ताव की तारीफ की। इस एक टेलीग्राम ने इस क्षेत्रीय विवाद को खुलेआम नस्लवाद का एक ग्लोबल सिंबल बना दिया और दुनिया भर में इसकी कड़ी निंदा हुई।
लेकिन जहां कई देश हिचकिचा रहे थे, वहीं एक देश ने बहुत ही मजबूत मानवीय लीडरशिप दिखाई, और वो था कनाडा। वहां के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने इसके ठीक उलट एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने सीधे कंपाला में वीजा अधिकारियों को भेजा ताकि शरणार्थियों को जल्द से जल्द प्रोसेस करके कनाडा लाया जा सके। तो अब आते हैं भारत पर। इस पूरे संकट में इंदिरा गांधी की सरकार ने जो स्टैंड लिया वो आज भी काफी विवादास्पद है और उस पर बहुत बहस होती है। और यहीं पर हमें इस मुद्दे का असली टकराव देखने को मिलता है। सवाल ये था कि भारत का फैसला एक प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिकल मूव था या फिर भारतीय मूल के लोगों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना था। देखिए, भारत का तर्क ये था कि जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं उनकी कानूनी जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। भारत को ये भी डर था कि कहीं ये एक मिसाल ना बन जाए कि औपनिवेशिक ताकतें जब चाहें अपने नागरिकों को भारत पर डंप कर दें। लेकिन दूसरी तरफ डायस्पोरा में बहुत से लोगों को लगा कि उनके पुरखों के देश ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। उन्हें भारत का ये रवैया काफी ठंडा और जरूरत से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लगा। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस 90 दिन के संकट की विरासत क्या रही। इसने लोगों की जिंदगियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये लोग आखिर गए कहां। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा यूके ने लिया, जहां करीब 28,000 लोग बसे। उसके बाद कनाडा ने करीब 7,000 लोगों को पनाह दी और भारत ने भी करीब 4,500 से ज्यादा लोगों को शरण दी। तो इस पूरे वाकये से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये संकट एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसने ये साबित कर दिया कि कोई भी सरकार कितनी आसानी से रातों रात एक पूरे जातीय समुदाय को कागज रहित यानी पेपरलेस बना सकती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। एक पासपोर्ट तो बस कलम की एक नोक से रद्द किया जा सकता है, पर जब कागज नाकाम हो जाता है तो किसी इंसान की हिफाजत क्या चीज करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये ऐतिहासिक घटना हमारे लिए छोड़ जाती है, और नागरिकता और पहचान से जुड़े ये मुद्दे आज भी उतने ही जरूरी हैं।